हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसकी बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। आज हम इस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हमने 2 क्लास में कवर किया है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबाते रहें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मैं डॉक्टर सुमन जैन आज शुरू कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स है या यौगिक है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि जिसमें हर कार्बन पर OH है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको अपन कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी है और फंक्शनल ग्रुप उनके पास 2 है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन या उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है व्युत्पन्न होते हैं जो हाइड्रोलिसिस से, उन कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस से जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं वो भी सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स। तो अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशंस। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया है या वर्गीकृत किया है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनो मीन्स एक, सैकेराइड इज शुगर यूनिट। तो जिस कार्बोहाइड्रेट के पास एक सैकेराइड यूनिट है या एक शुगर यूनिट है उसको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जिसके पास डाई मीन्स 2, तो जिसके पास 2 सैकेराइड यूनिट है वो डाइसैकेराइड। जिसके पास 3 से लेकर 10 सैकेराइड यूनिट है उसको अपन बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और जिसमें 10 से ज़्यादा पॉलीसैकेराइड है, 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट है उसको अपन बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में क्लासीफाई किया है। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो मोनोसैकेराइड हमने बोल दिया कि ये सिंपलेस्ट, सबसे सरल शुगर है या सबसे सरल शर्करा है जिसको सिर्फ एक शुगर यूनिट जिसके पास प्रेजेंट है, जिसके पास सिर्फ एक शुगर यूनिट है, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइज मतलब तोड़ना, पानी या जल की प्रेजेंस में उसको तोड़ना। तो अगर हम मोनोसैकेराइड देखते हैं तो मोनोसैकेराइड को हम और जल की उपस्थिति में आगे नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है। और इनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या है? CnH2nOn। अब हमने मोनोसैकेराइड्स को फिर आगे और क्लासीफाई किया है 2 तरह से। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कि कितने कार्बन एटम है, उसके आधार पर हमने इन मोनोसैकेराइड्स को आगे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऐसे उनको आगे हमने वर्गीकृत किया है या क्लासीफाई किया है। फंक्शनल ग्रुप अगर उनके पास एल्डिहाइड है तो उन मोनोसैकेराइड्स को हमने एल्डोज बोला है। जिसके पास कीटो फंक्शनल ग्रुप है उन मोनोसैकेराइड्स को हमने कीटोज मोनोसैकेराइड बोला है। तो कार्बन एटम के बेसिस पे हमने ट्रायोज, टेट्रोज ऐसे क्लासीफाई किया है। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने एल्डोज और कीटोज ऐसे क्लासीफाई किया है। अब हम देखते हैं ये टेबल। देखो, जो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, जिसके पास 3 कार्बन एटम है उस शर्करा को हमने ट्रायोज शुगर बोली है। जिसके पास 4 कार्बन एटम है उनको हमने टेट्रोज बोला है। जिसके पास 5 कार्बन है उनको हम पेंटोज बोलते हैं। और जिसके पास 6 कार्बन है उनको हम हेक्सोज बोलते हैं।
इसी तरह से दो तरह से और हमने वर्गीकृत किया है, एल्डो शुगर और कीटो शुगर। जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उनको एल्डो शुगर, जिसके पास कीटोस फंक्शनल ग्रुप है उसको कीटो शुगर। अब जिसके पास 3 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसका एग्जाम्पल या उदाहरण है ग्लिसरैल्डिहाइड। जिसके पास 4 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो है एरिथ्रोज। जिसके पास 5 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो है राइबोज। जिसके पास 6 कार्बन है उसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले को हमने 2 कंपाउंड्स इसमें एग्जांपल में लिए हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसी तरह से 3 शुगर, अगर 3 कार्बन की शुगर है और फंक्शनल ग्रुप कीटो है तो उसको अपन ने उदाहरण लिया है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो 4 कार्बन वाली दोनों एल्डोज शुगर है एरिथ्रोज और कीटो शुगर है एरिथ्रुलोज। 5 कार्बन वाली 5 कार्बन कंटेनिंग है वो है राइबोज और राइबुलोज है। 6 कार्बन वाली है ग्लूकोज गैलेक्टोज जो तो एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। तो इस तरह से ट्रायो एल्डोज क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। ट्रायोकीटोज क्या है, डाइहाइड्रोक्सीटोन। टेट्रोएल्डोज है एरिथ्रोज। टेट्रोकीटोज है एरिथ्रुलोज। पेंटोएल्डोज है राइबोज। पेंटोकीटोज है राइबुलोज। हेक्सोएल्डोज है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और हेक्सोकीटोज है फ्रक्टोज। इस तरह से हमने मोनोसैकराइड को ऐसे वर्गीकृत किया है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड जो शुगर है जो वो 2 मॉलिक्यूल से बनी हुई है। 2 मोनोसैकराइड को अगर हम एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो वो शुगर जो बनती है वो है डाइसैकराइड, जिसमें 2 मोनोसैकराइड्स है। ऐसी शुगर को हमने क्या बोला है, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का जनरल फॉर्मूला CnH2O होल n-1, जबकि मोनोसैकराइड का था CnH2nOn। इसमें H2O को ले लिया ब्रैकेट में और n-1 कर दिया है। ऐसे कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला ये डाइसैकराइड का है। उसके बाद इसके डाइसैकराइड के हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज से बनी हुई है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं और उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और वो जो अब 2 मोनोसैकराइड वाली शुगर है वो है माल्टोज। इसी तरह से लैक्टोज शुगर जो दूध में प्रेजेंट होती है वो शुगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बनती है। इसी सुक्रोज जो है, जो टेबल शुगर है, जो हम रोज शक्कर खाते हैं, वो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से बनी है। अब ओलिगोसैकराइड जो है वो हमने पढ़ लिया कि 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड शुगर यूनिट उसमें होती है। अगर उसको अपन हाइड्रोलाइज करें तो वो 10 मोनोसैकराइड में टूटेगी या 5 ओलिगोसैकराइड में भी टूट सकती है, 5 डाइसैकराइड में भी टूट सकती है। ऐसे डिफरेंट टूटेगी। ऐसे शुगर्स को हमने बोला है ओलिगोसैकराइड। इसका एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं माल्टोट्रायोज। जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो वो माल्टोज बनता है, उसमें एक ग्लूकोज और जुड़ जाता है तो वो हो जाता है माल्टोट्रायोज। फिर दूसरा है रेफिनोज जो नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकराइड है। ट्राइसैकराइड मतलब 3 जिसके शुगर प्रेजेंट है। तो अब रेफिनोज में तीनों एक शुगर प्रेजेंट है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसी तरह से रोबिनोज है जिसमें गैलेक्टोज है, ट्राइसैकराइड गैलेक्टोज है और 2 मॉलिक्यूल जो है डीऑक्सी शुगर रेमनोज की है। इसी तरह से जो खूब सारे ग्लाइकोप्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ जो है उनमें जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको अपन ओलिगोसैकराइड ही बोलते हैं। पेप्टाइड हार्मोन जो है उसमें जो शुगर होती है वो भी ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन है उसमें भी ओलिगोसैकराइड ही है। इस तरह से वहाँ पर वो ओलिगोसैकराइड जो है प्रोटीन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी रहती है।
इसीलिए इन सबको अपन ने ग्लाइकोप्रोटीन बोला है। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन प्रोटीन। जब प्रोटीन शुगर के साथ जुड़ता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो उसके ये सारे उदाहरण हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गई जो एंटीबॉडीज़ है, पेप्टाइड हार्मोन्स आ गए, ब्लड ग्रुप एंटीजन आ गए, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। अब आते हैं हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीसैकेराइड वो शुगर यूनिट है शुगर है जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे। जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड है या उसको अगर अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो 10 मोनोसैकेराइड्स या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड टूटेंगे, तो उसको अपन बोला है पॉलीसैकेराइड्स। उनका जनरल फॉर्मूला C6H10O5 होल N है। C6H10O5 होल N। और पॉलीसैकेराइड को जब हम फर्दर इनको क्लासीफाई करते हैं आगे, तो वो है होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो सेम, होमो मीन्स क्या होता है? सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो होमो मीन्स सेम, जिसमें सारी 10 शुगर यूनिट या 10 से ज़्यादा जितनी भी शुगर यूनिट है वो सब अगर एक ही मोनोसैकेराइड है तो ऐसी शुगर को हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। अगर 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट है और उसमें एक भी शुगर अलग हो गई, बाकी सब अलग हो तो भी एटलीस्ट कम से कम एक अलग हो तो भी ऐसी शुगर यूनिट्स को अपन ने बोला है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है और हेटेरोपॉलीसैकेराइड डिफरेंट मोनोमर्स है ना, डिफरेंट मोनोमर्स की पॉलीमर्स है। अब एग्जाम्पल देखो तो होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। इसी तरह से हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये सब हेटेरोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी का स्रोत है। हमको अगर कहीं से भी एनर्जी मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर हम अपनी डाइट देखें तो भी स्टार्च है ना, ग्रेन्स, शुगर्स, कुछ भी खाते हैं तो सब में ही कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड लिपिड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो हमने अभी देखा कि ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो लिपिड के साथ भी ये जुड़ती है और प्रोटीन के साथ भी ये जुड़ती है और अदर सब्सटेंसेस बनाती है। ये इनका जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है वो प्रमोटर्स एंड कैटालिसिस में हेल्प करता है, एंजाइम के कैटालिसिस में, और उनमें भी इस शुगर का रोल है। फिर सर्टेन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज ड्रग इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अभी हम इसी चैप्टर में अभी आज ही हम पढ़ेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से वो जुड़ता है, और ऐसे कुछ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो, और एंटीबॉडीज़ है, वो सब किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। फिर जो दूध हम रोज़ पीते हैं मिल्क, उसमें भी शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक्टोज। फिर इसी तरह से हम दूसरे सब्सटेंसेस जैसे फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, इन सबको बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है। वो कैसे है कि कार्बोहाइड्रेट जब अपन डाइजेशन करते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बोहाइड्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमको हेल्प करता है फैटी एसिड बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में, अमीनो एसिड बनाने में। इस तरह से इनका रोल यहाँ भी है। फिर ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनते हैं, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बहुत अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ अपन जब डिटेल मोनोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे तब उसमें सबके फंक्शंस आएंगे। इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस बनता है जैसे सेनोवियल फ्लूइड है ना, वो किसका बना है? हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। इसी तरह से इनहेरिटेड कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे में कमी हो, किसी एंजाइम की कमी होने से होती, जैसे गैलेक्टोजीमिया है ना, गैलेक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी से होती है, या गैलेक्टोज यूरिडाइल
ट्रांसफियरेज की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये बीमारी गैलेक्टोजीमिया है। ऐसी ग्लाइकोजन से होने वाली बीमारियाँ, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, वहाँ पर इन एंजाइम की कमी हो जाती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसको दूध टॉलरेट नहीं, जो दूध को टॉलरेट नहीं कर पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सारी बीमारियां भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही है या कार्बोहाइड्रेट की का मेटाबॉलिज्म नहीं होने से है। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जब ग्लूकोज अपना इम्बैलेंस हो जाता है तो इस तरह से डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी बीमारी हो जाती है। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल जितना होता है उतना ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहता है, हो जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इस तरह से ये कुछ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस हमने जनरल कार्बोहाइड्रेट्स की देखी। अब हम कार्बोहाइड्रेट की भी देखेंगे। फिर इससे पहले हम उनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि अगर जैसे 3 कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज शुगर है जिसमें 3 कार्बन है, तो हम उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। पहले तीनों कार्बन बना लेंगे। फर्स्ट कार्बन अगर एल्डिहाइड है तो उसमें फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे और जो लास्ट कार्बन है उस पर CH2OH लगा देंगे। फर्स्ट कार्बन पर हम एल्डिहाइड लगा देंगे और लास्ट कार्बन पर CH2OH लगा देंगे और बाकी जो भी अब बीच में कार्बन बचे उनको अब बची हुई कार्बन की वैलेंसी से जोड़ देंगे, दैट इज OH और H लगा के उसकी वैलेंसी अपन पूरी कर देंगे। इसी तरह से अगर कीटो है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों तो CH2OH आ जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों पे CH2OH लगा देंगे और जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उस पर कीटो फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। आप समझो जैसे 4 कार्बन का कंपाउंड है तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड लगा दिया, लास्ट पे CH2OH लगा दिया और बाकी 2 कार्बन पर HOH लगा दिया। इसी तरह से अगर कीटो कंपाउंड चौथा टेट्रोकीटोज है तो 4 कार्बन बना देंगे, फर्स्ट और लास्ट में CH2OH लगा देंगे और सेकेंड कार्बन पे CO लगा देंगे और थर्ड कार्बन पे वापस वही HOH ऐसे लग जाएगा। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। 5 कार्बन है तो 5 बना देंगे और फर्स्ट और लास्ट CH2OH, सेकेंड पे वो कीटो कंपाउंड लगा देंगे, कीटो फंक्शनल ग्रुप और बाकी को HOH लगा देंगे। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड है 5 कार्बन का तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, लास्ट में CH2OH लगा देंगे और बाकी सब में HOH लगाकर पूरा कर देंगे। अब हम हेक्सोज शुगर देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हम पहले बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमने बना दिए। फर्स्ट कार्बन पर हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया CHO, लास्ट कार्बन CH2OH लगा दिया। अब बाकी जो भी कार्बन बचे उसमें OH और H लगा देंगे। बस इसमें हमको ग्लूकोज में ये याद रखना है कि तीसरे नंबर वाला जो कार्बन है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। इसी तरह से अब फ्रक्टोज जो कीटो है उसमें भी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बना दिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों में CH2OH लगा दिया, सेकेंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप कीटो लगा दिया, बाकी सब जगह HOH लगा दिए। सिर्फ ये याद रखना है कि तीसरे वाले कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट में लगेगा। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब मोनोसैकेराइड एक एक करके उनकी हम बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एल्डोट्रायोज शुगर है। ये ग्लाइकोलिसिस और HMP शंट इन दोनों में इंटरमीडिएट है, बीच में एक कंपाउंड बनता है। ग्लाइकोलिसिस अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ग्लिसरल्डिहाइड बीच में बनता है और HMP शंट पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको ग्लिसरल्डिहाइड बनता है। तो ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है। कहाँ पर, HMP शंट और ग्लाइकोलिसिस में। सेम इसी तरह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो भी ग्लाइकोलिसिस में इंटरमीडिएट है और ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जब बनता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाने में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन चाहिए। उसके बाद एरिथ्रोज, राइबोज, राइबुलोज, ये ज़ाइलुलोज, ये सब HMP शंट में इंटरमीडिएट है।
बस राइबोज शुगर का ये ध्यान रखना कि राइबोज जो है वो डीएनए आरएनए बनाने में या न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम है, क्योंकि राइबोज शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो ये सब इंटरमीडिएट है कहाँ पर, एचएमपी शंट में। कौन कौन से, एरिथ्रोज, राइबोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, ये सब। उसके बाद अब आ जाते हैं अपन ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, ये फ्रूट जूसेस में मिलता है। ये स्टार्च को या इन सब का हम डाइजेशन करते हैं, पचा लेते हैं ना, तो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, लैक्टोज है, इन सब के डाइजेशन के बाद हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये 70% एनर्जी हमारे सेल को जो है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ब्रेन सेल्स तो ग्लूकोज के बिना रह ही नहीं सकती, वहाँ तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। इस तरह से हमारे बॉडी की सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज ही एनर्जी का सोर्सेज है। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें शुगर हाई हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। सेम इसी तरह से दूसरी कंडीशन है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब शुगर हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जिसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर दूसरा है, अब नेक्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस जो है वो है गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है। गैलेक्टोज जो है हाइड्रोलिसिस से मिलता है। किसकी हाइड्रोलिसिस, जब मिल्क शुगर लैक्टोज को हम तोड़ते हैं तो दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं। कौन सा है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज हमको वहाँ से मिलता है। ये लैक्टोज शुगर का मेन कंपोनेंट है। फिर ग्लाइकोलिपिड में ये और ग्लाइकोप्रोटीन में भी ये काम आता है। इसी तरह से ये ग्लूकोज अपने आप को, गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में जाकर। और गैलेक्टेसीमिया नाम की एक बीमारी है, बताया ना, वो इनबॉर्न एरर है, जिसमें गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता क्योंकि एक एंजाइम की कमी हो जाती है, और उस एंजाइम का नाम है गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफियरेज, और दूसरा एंजाइम है गैलेक्टोकाइनेज। इन दोनों की कमी से बीमारी हो जाती है, दैट इज नोन एज गैलेक्टोजीमिया, जो इनबॉर्न एरर है। इनबॉर्न एरर का क्या मतलब है, ऐसा एरर जो हम पैदा होते ही उस एरर को लेके पैदा हुए, बाद में उसकी डेफिशिएंसी नहीं हुई, जब हम बर्थ हुआ तभी हम उस डेफिशिएंसी से आए। ऐसे एरर, डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं इनबॉर्न एरर, जो ज़्यादातर सारे एंजाइम्स है कि वो एंजाइम शुरू से ही पैदा नहीं हुए, तभी नहीं बन रहा था, तो अब भी नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अब बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, ये हनी में मिलता है, फ्रूट जूसेस में मिलता है। ये सुक्रोज जो हम शक्कर खाते हैं उसके हाइड्रोलिसिस से ये फ्रक्टोज बनता है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ याद रखने का है कि सीमन के जो एनर्जी है, सीमेन में जो एनर्जी है स्पर्मेटोजोआ को, वो किससे मिलती है, फ्रक्टोज से। फिर फ्रक्टोजूरिया नाम की एक कंडीशन है जिसमें फ्रक्टोज यूरिन में जाने लग जाता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रक्टोजूरिया। और ये इनबॉर्न एरर है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, जो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, एल्डोलेज बी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद अब अपन आते हैं आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो कि ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल जाता है। जैसे हम अपने शक्ल कास्ट में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो वहाँ पर राइट दिखता है, उसी तरह से ऐसे ही मिरर इमेजेस जो बनती है उनको अपन बोलते हैं आइसोमर्स। तो मोनोसैकेराइड्स इस तरह के आइसोमर्स दिखाते हैं, जिसको अपन स्टीरियो आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, जिसका ओरिएंटेशन अलग होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेस में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट उनका अलग होता है, ओरिएंटेशन अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जिसके चारों जो वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो चारों अलग ग्रुप लगे होते हैं, ऐसे कार्बन को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अब हैवर्ट्स ने सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर दिया कि एक तो उसने बताया 6 कार्बन रिंग जिसका नाम है पायरेन,
उस 6 कार्बन रिंग पे एक पोजीशन पे ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये एल्डोज शुगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं पायरेन स्ट्रक्चर। इसी तरह से 5 कार्बन की रिंग बनती है जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरेन। ये कीटो शुगर में होती है, इसमें एक पोजीशन पे ऑक्सीजन आ जाता है और बाकी 4 पोजीशन पे कार्बन आ जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरोन। तो साइक्लिक फॉर्म जो है एल्डिहाइड्स और कीटो शुगर्स की, वो साइक्लिक फॉर्म्स जो है पायरेनोज और फ्यूरेनोज के नाम से जानी जाती है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें दोनों में एक एक पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है। ये हैवर्थ ने दिया था, इसीलिए इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर, जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो ये OH नीचे की तरफ आएगा, ये बीटा फॉर्म बता दी है, तो ये सब OH नीचे आएंगे, सिर्फ तीसरा वाला OH ऊपर आएगा, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। गैलेक्टोज में तीसरा और चौथा दोनों OH ऊपर आते हैं तो उसको बोलते हैं अपन गैलेक्टोज। तो यहाँ पर भी ये गैलेक्टोज बीटा वाला है इसलिए इसका OH ऊपर है, ये भी बीटा वाला है इसलिए OH ऊपर है, जबकि OH नीचे होगा अल्फा में। इसी तरह से फ्रक्टोज में देखो सारे OH है, 3rd कार्बन का OH ऊपर आएगा। अब इन सब में आप लोगों ने देखा कि 6ठा वाला कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है और फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेन रिंग बना रही है। ये दोनों तो पायरेन रिंग बना रही थी, ये फ्यूरेन रिंग बना रही है, इसीलिए इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों कार्बन रिंग से बाहर होते हैं। जब ये दोनों शुगर, ये देखो ग्लूकोज जिसमें OH नीचे की तरफ है ना, ये देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसको अपन अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी में जो भी शुगर प्रेजेंट होती है वो सब डी फॉर्म वाली शुगर होती है। तो अब ये अल्फा है और ये जब 2 शुगर आपस में बॉन्ड करती है तो एक का कार्बन नंबर 1 होता है, उसका OH होता है, और एक कार्बन नंबर 4 का OH होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ऐसी शुगर को अपन डाइसैकेराइड बोलते हैं और ये बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद अब अपन आ जाते हैं अलग अलग आइसोमर्स। तो फर्स्ट इज इनैंशियोमेरिज्म। इनैंशियोमेरिज्म में अपन क्या देखते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है ना, जो भी शुगर का स्ट्रक्चर है उस शुगर के लास्ट कार्बन जो CH2OH है उसको नहीं देखना है, उसके जस्ट ऊपर वाला। जैसे कि 3 कार्बन है तो सेकंड वाला देखेंगे, 4 कार्बन है तो 3rd वाला देखेंगे, 5 कार्बन है तो 4था वाला देखेंगे, 6 कार्बन है तो 5वां वाला देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो लास्ट से ऊपर वाला कार्बन है उसका OH किधर की तरफ है। अगर उसका OH लेफ्ट की तरफ है तो वो L ग्लूकोज है, अगर उसका OH राइट की तरफ है तो वो D शुगर है। ठीक है, तो ये D और L फॉर्म जो है वो इस तरह से होते हैं। तो जिसमें अपने को लास्ट से ऊपर वाला कार्बन देखना है जिसको अपन पेनाल्टीमेट कार्बन बोलते हैं। अल्टीमेट कार्बन को नहीं देख के पेनाल्टीमेट कार्बन को देखना है और उसमें HOH कैसे लगा हुआ है। अगर OH लेफ्ट की तरफ लगा है तो L शुगर हो जाएगी, अगर OH राइट की तरफ है तो D शुगर हो जाएगी। अब आता है दूसरा आइसोमर, दैट इज एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म में 2 फॉर्म्स है, अल्फा और बीटा। अब ये दोनों फॉर्म कैसे देखते हैं, हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे जो किरल कार्बन है। तो इस कार्बन नंबर 1 पे हम देखते हैं कि जो इसकी चारों ग्रुप्स है उसमें जो OH लगा हुआ है वो OH 6th वाला जो OH है CH2OH है ना, उस 6th वाले कार्बन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन में, तो उसको अपन बोलेंगे अल्फा। अगर वो OH ऊपर की तरफ है, सेम ओरिएंटेशन जैसे 6th कार्बन का है, तो उसको अपन बोलेंगे बीटा। तो अल्फा फॉर्म जिसमें ऑपोजिट है तो उसको अल्फा बोलेंगे, बीटा जिसमें सेम है उसको। तो ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज है। अगर फ्रक्टोज की फॉर्म देखेंगे तो पहले तो अपन ने अल्फा देखा था, फ्रक्टोज ये बीटा है जिसमें ये OH ऊपर आ गया।
जब ये OH यहाँ लगा हुआ होगा और ये CH2OH यहाँ होगा, उसको अपन बोलेंगे अल्फा फ्रक्टोज। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म हो गई, L और D फॉर्म हो गई, और अल्फा और बीटा फॉर्म हो गई। जो अपने में शुगर प्रेजेंट है ह्यूमंस में वो अल्फा शुगर है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब एपीमेरिज्म, एपीमेरिज्म में अपन क्या देखते हैं कि दो शुगर को देखेंगे इसमें। तो जैसे हमने ये ग्लूकोज ले ली है और ये मैनोज ले ली है, अब इन दोनों में कहाँ डिफरेंस है, तो इसका सेकंड वाला OH डिफरेंस है जो उसका इधर है, इसका बाकी सारी चीज़ें एक जैसी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मैनोज इज सेकेंड एपीमर ऑफ ग्लूकोज। सेम इसी तरह से गैलेक्टोज और ग्लूकोज को देखेंगे तो चौथा वाला कार्बन अलग आता है, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज इज फोर्थ एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे आइसोमर्स को अपन बोलते हैं आइसो एपीमेरिज्म। अब आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है कि जब अल्फा फॉर्म, ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है अल्फा और बीटा, जब इनको अलग अलग अपन ओरिएंट कराते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट से जब इनको पास करते हैं तो ये बीटा वाली जो है 18.7 डिग्रीज की तरफ मुड़ती है, जबकि अल्फा वाली जो है वो 112 डिग्रीज पे मुड़ती है। अब अगर दोनों शुगर का मिक्सचर है तो वो दोनों शुगर अपने ओरिएंटेशन, जो इनका रोटेशन है उससे अलग आ जाता है और वो इक्विलिब्रियम की तरफ आता है, जिसको अब 52.7 डिग्रीज पे आता है। इस स्पेसिफिक रोटेशन को अपन म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि अगर हमने मोनोसैकेराइड्स को किसी एल्कली जैसे KOH, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो एनीडायोल्स बनते हैं। एनीडायोल्स मतलब जो इनका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोल रहे हैं अपन एनीडायोल्स। तो उस पे सारे OH ही लगे होंगे, अब एल्डिहाइड और कीटो नहीं रहता। ऐसी प्रॉपर्टीज को अपन कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ एल्कलीज में क्या कन्वर्जन हो जाता है, एनीडायल्स बन जाते हैं। अगर इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोज का अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अगर उस एल्डिहाइड का उस ग्लूकोज का 6th वाला जो CH2OH है वो अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला COOH बन जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड। जब 6th वाला कार्बन जो है CH2OH वो हो जाता है तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड। जब दोनों हो जाते हैं फर्स्ट और लास्ट उसको अपन बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड। इसी तरह से अगर ग्लूकोज का हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H+ आयन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आयन। जब अगर हम रिडक्शन करते हैं तो ग्लूकोज में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज के इस अल्कोहल का नाम है 6 कार्बन वाले सॉर्बिटॉल। अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स। अगर एल्कली से रिएक्शन कराते हैं NaOH या KOH से तो एनीडायोल्स बनते हैं। एनीडायोल्स क्या हो गए, तो जो इनका फंक्शनल ग्रुप था ये OH में कन्वर्ट हो गया, जो इस कीटो का फंक्शनल ग्रुप था वो भी OH में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीडायोल्स। उसके बाद रिडक्शन जब करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो सॉर्बिटोल बना देता है, तो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपन क्या, रिडक्शन प्रॉपर्टी, ग्लूकोज का सॉर्बिटोल में कन्वर्शन। अब ग्लूकोज का अगर ये वाला COOH में बदल जाता है, जो एल्डिहाइड था उसकी जगह OH आ गया तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। जब ये वाला जो लास्ट वाला CH2OH था वो COOH में बदल जाता है तो वह है ग्लूक्यूरोनिक एसिड। जब ये फर्स्ट और लास्ट दोनों ही COOH में बदल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप तो ग्लूकोनिक एसिड,
ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड, और ऑक्सीडेशन दोनों एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल देन इट इज ग्लूकेरिक एसिड। सेम ऐसे ही गैलेक्टोज को अगर ऑक्सीडेशन होता है दोनों फर्स्ट और लास्ट तो उस एसिड को बोलते हैं म्यूसिक एसिड। अब शुगर अल्कोहल, ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज को तो वो बनता है सॉर्बिटॉल, मैनोज को रिड्यूस करते हैं तो मैनिटॉल, गैलेक्टोज को रिड्यूस करते हैं तो गैल्सिटॉल, जाइलोज को रिड्यूस करते हैं तो जाइलिटॉल, ग्लिसरल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो ग्लिसरॉल। अब इन सब के फिर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। सॉर्बिटॉल जो है वो आँखों में इकट्ठा हो जाता है जिसके कैटरेक्ट है, वो एक कैटरेक्ट का कारण बनता है। तो लेंस के बाद में लेंस के गोल गोल एक वाइट कलर की रिंग बन जाती है जो सॉर्बिटॉल है, वो सॉर्बिटॉल वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जिसके भी डायबिटीज़ होता है तो बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है तो धीरे धीरे उसके आँखों के उस लेंस के आगे भी इस तरह से वाइट कलर की रिंग बनती जाती है, वो सॉर्बिटॉल है। इसी तरह से मैनोज जो है वो ऑस्मेटिक डायूरेटिक का काम करता है जो क्रेनियल इंट्राक्रेनियल टेंशन को कम करने में काम आता है। इसी तरह से गैलेक्टोज लेंस के आसपास जमा हो जाता है, जिसकी गैलेक्टोसीमिया डिसऑर्डर है उनके ये सॉर्बिटॉल नहीं जमा होके क्या हो जाता है, इसी तरह से गैल्सिटॉल जमा हो जाता है। फिर जाइलोज से जो शुगर बन रही है जिसको रिडक्शन किया तो जाइलिटॉल, ये शुगर फ्री है, जो शुगर फ्री यूज़ करते हैं ना, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करती है। फिर ग्लिसरॉल तो सबको पता ही है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड बनाने में काम आता है, दवाइयों की इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। अब ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स क्या है, वो बनते हैं किससे, हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोहाइड्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स कब बनते हैं कि जो OH ग्रुप है इनका कार्बोहाइड्रेट का वो हेमी एसिटल और हेमी कीटल्स बनाता है, और वो जो हेमी एसिटल हेमी कीटल्स फिर जब नॉन कार्बोहाइड्रेट या किसी और दूसरे कार्बोहाइड्रेट से बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स, और जो बॉन्ड है वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है वो अब ए ग्लाइकोन के नाम से जाना जाता है। अब इनकी भी इम्पोर्टेंस है, तो ग्लूकोवेनिलम, वेनिला फ्लेवर जो आता है वो ग्लूकोवेनिलम जो है वो ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हमने शुरू में बात करी थी, डिगोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये सब ए ग्लाइकोन है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, टीबी के लिए यूज होती है, वो भी एक ग्लाइकोसाइड है। क्वेबेन जो सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर है वो भी ग्लाइकोसाइड है। फ्लोरिजिन जो है वो रीनल डैमेज में प्रोड्यूस करती है, वो जो है फ्लोरिजिन वो भी ग्लाइकोसाइड है। तो आज हम अपना इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन दूसरी वाली क्लास में आगे ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को हम आगे वाली एक और क्लास में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की अभी ये फर्स्ट वाली क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर मेरा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो, और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, एंड इफ़ यू वांट और मोर नोटिफिकेशंस, अगर मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अब हम यही बंद करते हैं, दूसरी क्लास आप ज़रूर देखिएगा, सेकेंड क्लास में आगे की बात हम पढ़ेंगे।